हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें मैंने आपको जो पहला वीडियो दिया था वो पूरा का पूरा सिनॉप्सिस था। तो आई होप आपने पूरा का पूरा सिनॉप्सिस देख लिया होगा। आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे के रखा हुआ है। होपफुली आपने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी और आप जो कुछ भी फॉर्मूला वगैरह है वो आप रिवाइज कर चुके रहोगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और सीईटी के लिए हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो भी एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, 70 80 90 जितने भी क्वेश्चंस होंगे मेरे से, उतने इनफ सफिशिएंट होंगे आपका दिमाग खोलने के लिए। क्योंकि देखो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। बस कैसा है कि आपका दिमाग चलना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तब तो गड़बड़ है। तो जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा, आप वो प्रैक्टिस कर लेना और फाइनली उसके बाद जो आपका टेस्ट होगा उसमें 50 एमसीक्यूज आपको और मिल जाएंगे। इतने मोर देन सफिशिएंट होंगे, इतने ही कंप्लीट कर लेना साल भर में अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। राइट, चाहे वो ड्रॉप ले रहा है, चाहे वो 12th के साथ कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको इतना प्रैक्टिस करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है अगर आपके पास टाइम है तो। समझे? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। तो लेफ्ट साइड में आपका वाटर है, राइट साइड में आपका ऑयल है। इस ट्यूब में आपको क्लियरली दिख रहा है, दोनों का लेवल भी दिख रहा है। द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम फॉर वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वाटर का हाइट और ऑयल का हाइट बॉटम से देखे रखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल की डेंसिटी क्या है ये पूछा गया है और वाटर की डेंसिटी देके रखा हुआ है। ठीक है, और ये पाए पता नहीं क्या लिखा है, आई थिंक वो डेंसिटी है, क्योंकि 1000 kg पर मीटर क्यूब जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से उन्होंने डेंसिटी लिख के रखा होगा। दिस पाई इज नथिंग बट डेंसिटी है, ये डेंसिटी है। मैं रो कर देता हूँ एक्चुअली में तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट डेंसिटी, मैं लिख देता हूँ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, वाटर की डेंसिटी आपको देके रखी हुई है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली वाटर आपका जो है या वाटर ऑयल है, ये पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है, इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक का केस है। और मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक के केस में कि अगर आपके पास लिक्विड है या फ्लूइड है, उसका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर सपोज करें मैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल लेता हूं तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। ऐसा होना ही पड़ेगा क्योंकि लिक्विड आपका रेस्ट पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे एक जगह प्रेशर ज्यादा है और एक जगह प्रेशर कम है, तो लिक्विड फ्लो होना शुरू हो जाएगा हायर टू लोअर प्रेशर। तब तक फ्लो होगा जब तक आपका जो दोनों पॉइंट पे प्रेशर है वो सेम ना हो जाए। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर जो होगा सेम होगा अगर लिक्विड रेस्ट पे है, तो फ्लो नहीं हो रहा है तो। ये समझ गए? क्लियर है? और मैं जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि नई चीजें इसे नोट डाउन करना चाहिए तो आप नोट डाउन करके रखो। राइट, हो सकती है बहुत सी चीजें इस लेक्चर के दौरान आपको पता चले। मैंने जो सिनॉप्सिस दिया है उसमें से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अलग होंगी, नई होंगी, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान पता चलेगा। आपको उसे भी नोट डाउन करना है, आपको अपने तरफ से हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं एक पॉइंट यहां बना लेता हूं पॉइंट ए, और एक पॉइंट यहां बना लेता हूं पॉइंट बी। और क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। रीजन क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर ले लूं दोनों जगह पे, ए पे प्रेशर बी पे प्रेशर, क्या होगा? ए पे देखो एक तो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर होगा और ऊपर से ये खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे भी पॉइंट बी पर लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर होगा और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो पॉइंट ए पर बताओ क्या होगा? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट और प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं रो जी एच होता है। लेकिन इस केस में क्या होगा बताओ? रो वाटर का है ना, तो रो वाटर इंटू जी इंटू एच, और इसको हम लोग H1 ले लेते हैं और इसको H2 ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले हाइट को। तो रो जी H1 ये हो गया प्रेशर एट P1 और प्रेशर एट P2 विल बी P0। ये PB पे प्रेशर क्या हो जाएगा? P0
और प्लस इस हाइट की वजह से जो आपका प्रेशर आ रहा है रो जी एच, लेकिन इस बार रो आपका ऑयल का होगा, रो ऑयल जी इंटू H2, ठीक है। पी नॉट यहाँ पे दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा रो वाटर GH1 इज इक्वल टू रो ऑयल GH2। अब ये दोनों में से G और G दोनों तरफ है तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे रो ऑयल का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, रो ऑयल विल बी इक्वल टू रो वाटर H1 अपॉन H2, और रो वाटर का वैल्यू देखिए रखा हुआ है, डेंसिटी का 1000 होता है, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय H1, मतलब इसका हाइट 15 और उसका 20, तो 15 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि देखो H1 अपॉन H2 है ना, 15 अपॉन 20। अगर मैं इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करता, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो ऊपर नीचे का कैंसल आउट हो जाएगा वैसे भी। तो जब रेशियो होता है मान लो और दोनों सेंटीमीटर में ही देके रखा हुआ है, तो आप कन्वर्ट करोगे भी मीटर में तो भी वो कैंसल आउट ही हो जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं करोगी तो भी चल जाता है। कब कन्वर्जन जरूरी है नहीं है ये भी आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ 20 1 ज़ा 20 20 20 5 ज़ा 100 और ये 0 हो जाएगा, 15 5 ज़ा 75, तो ये हो जाएगा आपका 750 kg पर मीटर क्यूब, ये ऑयल की डेंसिटी, और ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ गए? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d/2 then the viscous force acting on the ball will be। अब देखो उन्होंने क्या देके रखा हुआ है कि एक कंटेनर में एक बॉल है, पहले तो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का मीडियम है, तो जो बाहर का मीडियम हमारे पास है वो क्या है, ग्लिसरीन का मीडियम है। इस ग्लिसरीन के मीडियम में एक स्फेरिकल बॉल, वही है ना, द वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d, इसका जो मास है बॉल का वो m है और इसकी डेंसिटी है वो d है, ठीक है। When dropped in a container filled with glycerin, ग्लिसरीन के अंदर इसको ड्रॉप कर दिया गया, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब किसी मीडियम में कोई बॉल गिर रहा है और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अगर आप ध्यान दोगे कि टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे क्यों कैसे अटेंड करता है। तो बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में इसके ऊपर वेट mg लग रहा होता है और उसके अलावा दो फोर्सेस और लग रहे होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक तो इस पर लग रहा होता है विस्कस फोर्स और दूसरा इस पर लग रहा होता है बॉइंट फोर्स। तो जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं तब स्पीड बढ़ना बंद हो जाता है, स्पीड कांस्टेंट हो जाता है और टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है। मतलब ये कि ये फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस मतलब ऊपर का टोटल फोर्स Fv प्लस Fb वो अगर mg के इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपका टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है। इन्होंने बोला है कि बिकम्स कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो फिल्ड विद ग्लिसरीन इन अ कंटेनर, हाँ ये देखो द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इसने अटेन कर लिया। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि ग्लिसरीन जो है, जो बाहर का मीडियम है, उसका डेंसिटी क्या है, यहाँ पे d/2 दे के रखा हुआ है, ग्लिसरीन का डेंसिटी d/2 दे के रखा हुआ है, इसका डेंसिटी d दिया हुआ है और इसका मास m दिया हुआ है। पूछा क्या है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, विस्कस फोर्स Fv पूछा गया है, मतलब यहाँ पे हम लोग को ढूंढना क्या पड़ेगा, Fv ढूंढना पड़ेगा, विस्कस फोर्स, अरे Fv क्या है। अब देखो एक्चुअली में विस्कस फोर्स Fv का जो फॉर्मूला होता है स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, वो स्टोक्स लॉ के द्वारा दिया जाता है 6 पाई एटा VR, जहाँ पे v उसकी वेलोसिटी है। पर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ईटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो ग्लिसरीन का या मीडियम का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे और हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे जहाँ पे आपका Fv का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, वेट mg माइनस Fb। अब इस केस में आपको देखो ये अगर पता चल जाए Fv आपको मिल जाएगा, मास देखे रखा हुआ है आपको बॉडी का, तो मास तो रहने ही दो और g का वैल्यू तो वैसे रहने दो। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे बॉइंट फोर्स ढूंढना है,
तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ और अब हम चलते हैं बॉइंट फोर्स ढूंढने की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ कि बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, मैंने दिया था, तो मैंने आपको बताया था सिग्मा वी और जी, ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है। जहां पे जो सिग्मा की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी है जिसमें ये मूव कर रहा है, मतलब ग्लिसरीन की डेंसिटी, और यहां पे मीडियम क्या है? ग्लिसरीन है, समझे? तो आपको यहां पे सिग्मा क्या लेना पड़ेगा? ग्लिसरीन का डेंसिटी लेना पड़ेगा। और ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या देके रखा हुआ है? d/2 दिया हुआ है। वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे स्फीयर का लेना पड़ेगा। तो पूरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर के टर्म्स में इन्होंने देके रखा है क्या यहाँ पे? आई थिंक आर नहीं दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम वही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, वॉल्यूम वही रहने दो आप, इंटू जी। ये आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट फोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम को हम मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देके रखा हुआ है आपका। हमको क्या दिया हुआ है? इसका मास m दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो अब वॉल्यूम को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ? साइड में लिख देता हूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। थोड़ा सा ध्यान देना, ये कंफ्यूज कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये तो d/2 लिख दिया, ये है आपका स्फीयर का मास और स्फीयर का डेंसिटी, क्योंकि हम स्फीयर का वॉल्यूम ले रहे हैं ना, तो स्फीयर का मास और स्फीयर का डेंसिटी लेना है। तो स्फीयर का मास क्या होगा बताओ? स्फीयर का मास m है, और यहाँ पे स्फीयर की डेंसिटी होगी, दैट इज d इंटू जी, समझे? तो यहाँ से dd कैंसिल हो जाएगा और ये mg/2 आ जाएगा। तो ये आपका बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। यही मेन था, यही सेम चीज है। देखो v हम किसका ले रहे हैं? हम इस स्फीयर का वॉल्यूम ले रहे हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमने स्फीयर का वॉल्यूम ले रखा था यहाँ पे। अब वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ऐसे केस में आपका क्या आ जाएगा? मास m, और स्फीयर का डेंसिटी तो d दिया हुआ है ना, तो d, और ये सिग्मा जो है वो ग्लिसरीन का डेंसिटी होगा, मीडियम का डेंसिटी। तो इस तरीके से आपका बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? mg/2। इसको उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में। सो देयरफॉर इसको मैं हटा देता हूं यहां से, इसको 2 लिख दो, 2 को उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। सो पुट 2 in 1, तो आपको क्या मिलेगा बताओ? mg माइनस mg/2। तो आपको FV मिल जाएगा mg माइनस mg/2, एंड दैट इज इक्वल टू mg/2। तो आपका आंसर आ गया आपका mg/2। किधर गया किधर गया किधर गया? ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे बच्चों मैं एक एक स्टेप बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट नहीं करूंगा। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाना कि मेरा स्पीड क्या है, मुझे आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। जब ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से एक एक स्टेप से, उसके बाद अपने आप को आपको चीजें आने लग जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पे बड़े धैर्य के साथ स्टार्टिंग में टाइम लेकर चीजें एक एक स्टेप को समझना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़े बच्चों? ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A U-tube with both ends open to the atmosphere is partly filled with water. अब मैं यहीं पे बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at a distance of 10 mm above the water level on the other side. देखो कैसा है कि यहाँ पे पानी था पहले से ही, और उसके अंदर ऑयल डाल दिया। जब पानी और ऑयल दोनों मिक्स नहीं होते, इमिसिबल लिक्विड्स है, तो हमने ये देखा कि ऑयल का लेवल जितना था उससे 10 मीटर नीचे आपका वाटर का लेवल आ गया, समझे? अच्छा, तो is poured into one side until it stands at a distance of 10 meter above the water level on the other side. Meanwhile, the water level rises by 65 mm from its original level. See the diagram, the density of the oil is. अब जो ओरिजिनल लेवल था उसका पहले से ही, उससे 65 mm ऊपर उड़ गया,
मतलब इसका इनिशियल लेवल यहाँ पे था और जब ऑयल डाला फाइनली तो आपका लेवल ये 65 से ऊपर उठ के इस लेवल पे चला आया। इस तरह का आपका डायग्राम यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। अब पूछा क्या गया बताओ, ऑयल की डेंसिटी पूछी गई है। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब सिंपल है कि अगर आपको कोई ट्यूब दे के रखा हुआ है और उसके अंदर अगर मान लो लिक्विड रखा हुआ है और वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है इसका मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आपको चेक करना है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। इसके ऊपर पूरा का पूरा हाइट किसका है, ऑयल का है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा वाटर है, कहाँ तक आप देख सकते हो। इसके ऊपर से प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और यहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लगेगा। तो आपको करना क्या है, बी और सी का प्रेशर इक्वल कर दो, प्रेशर इक्वल ही होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट सी, ठीक है, बस हो गया। आपको क्या करना है, वाटर का डेंसिटी आपको याद होना चाहिए, चाहे दिया रहे चाहे ना दिया रहे। वाटर का डेंसिटी क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमें ऑयल की डेंसिटी चाहिए। तो पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बताओ। पॉइंट बी का प्रेशर, ये ऑलरेडी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक तो प्रेशर पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर लग रहा है रो जी एच। तो पी नॉट प्लस रो ऑयल जी एच, ऑयल की डेंसिटी होगी क्योंकि यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, और यहाँ पे जो भी इसका हाइट है इसको हम लोग H1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे H1 लिख देता हूँ। ये प्रेशर B का हो गया। अब बताओ C का प्रेशर क्या होगा। तो C का प्रेशर होगा पी नॉट, वही ऊपर से जो आ रहा है, प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू H2। अब यहाँ पे H2 क्या है बताओ बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो आपका दिख रहा है लेवल, ये पूरा H2 है। मैं लिख देता हूँ, ये H2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब ये H2 कितना होगा बताओ, 65 प्लस 65 कितना हो गया टोटल। बस यही देखना है आपको, उसके ऊपर का कुछ नहीं, क्योंकि लेवल इतना ही है ना, तो बस यही आपका लेवल देखना है आपको। तो 65 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 60 60 120 130। तो H2 का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। H2 का वैल्यू जो है वो 65 प्लस 65 130 mm हो जाएगा। अब ये 130 mm है, और H1 का वैल्यू कितना यहाँ पे, अच्छा H1 का वैल्यू कितना होगा वो देख लो। H1 का वैल्यू कितना होगा, सी दिस इज 65 प्लस 65 और प्लस इसके ऊपर का 10 है, तो इसका मतलब 65 प्लस 65 130 हो गया, यहाँ तक 130 हो रहा है, और इसके ऊपर ये 10 तो 140 कर दो। तो ये हो जाएगा 65 प्लस 65 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 140 mm। तो ये आपका H1 का वैल्यू आ गया। अब बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पी नॉट गया, कैंसिल हो गया। उसके अलावा रो ऑयल GH1 विल बी इक्वल टू रो वाटर GH2, जी और जी भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रो ऑयल H1 इज इक्वल टू रो वाटर H2। नाउ सी यहाँ पे आपको रो ऑयल चाहिए था, तो रो ऑयल विल बी इक्वल टू रो वाटर H2 अपॉन H1, और ये आपको पता है 1000 होता है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय H2 का वैल्यू क्या है 130, ये पूरा। अब देखो यहाँ पे भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन करोगे भी तो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आप mm में भी रखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और H1 का वैल्यू आपका क्या है, 65 प्लस 65 प्लस 10, ये पूरा का पूरा टोटल आपका 140 हो गया, तो ये 140 हो जाएगा। इसको अगर आप कैंसल आउट करोगे तो 13,000 डिवाइडेड बाई 14। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करने पर 928 आपका आ जाएगा। अब ये सॉल्व करने का काम, कैलकुलेट करने का काम आपका है। 13,000 डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो 928 के आसपास आएगा, 928.5 समथिंग ऐसा आता है, आप चेक कर लेना। तो ये ऑलमोस्ट अबाउट 928 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा आपको, एंड दैट इज ऑप्शन सी। समझ गए, राइट, आगे बढ़े, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter। तो यहाँ पे आपका ओपन टैंक है, इसका हाइट 2 मीटर है, और ये मान लेते हैं इसके अंदर वाटर रहेगा, और इसके बॉटम पे यहाँ पे एक होल है छोटा सा। इस होल का जो आपका एरिया देके रखा है इन्होंने, ये एरिया लेट्स से A है, और इस एरिया का वैल्यू क्या है 2 mm स्क्वायर, 2 mm स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसका जो एरिया है
वो है आपका 2 mm स्क्वायर। मिलीमीटर का स्क्वायर का मतलब देखो, मिलीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है कि 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, तो पूरा क्यूब हो जाता है, पूरा स्क्वायर हो जाता है। मतलब अगर मैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखता हूं तो यहां पे भाई इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻³ का जो पावर आपका जो फैक्टर होता है, कन्वर्जन फैक्टर, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस सब के साथ स्क्वायर होता है, तो ये 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर लोगे 10⁻6, तो ये आपका 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर ये आपका इस होल का एरिया देके रखा हुआ है। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब उसके बाद क्या करना है बताओ। is present the near the bottom of a fully filled open tank of height 2 meter, height 2 meter, ठीक है। taking g is equal to 10 meter per second square, the rate of flow of water through the open hole would be, मतलब यहां से आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है वाटर का। अब देखो इसका हम लोग स्पीड का फॉर्मूला तो जानते हैं, यहां से जो स्पीड होता है कितनी स्पीड से निकलेगा, वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है। स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, √2gh, तो हमें ये तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट जब वर्ड पूछता है तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लोगे। रेट ऑफ फ्लो जो होता है उसका दो फॉर्मूला है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यहां पे एक काम करते हैं, इस एरिया को कैपिटल ए लिख लेते हैं, एक ही एरिया दिया हुआ है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। या फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, समझ गए कि नहीं समझ गए। एरिया इंटू वेलोसिटी आपको रेट ऑफ फ्लो देगा या फिर वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दे देगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो, हमें देखो वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे स्पीड ऑफ एफ्लक्स का क्या होता है, बाहर अगर ओपन टैंक रहा तो √2gh हमने डिराइव किया हुआ है। और दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, ये एरिया हम लोग को पता है, तो हम एरिया इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो रेट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो भाई एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh, बस आपको सबका वैल्यू देके रखा हुआ है, आप कैलकुलेट कर लो। एरिया कितना है, 2 इंटू 10⁻6, 2 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 2, जी का वैल्यू उन्होंने 10 लेने के लिए बोला है तो जी का वैल्यू 10 ले लो। हाइट कितना है भाई, हाइट कितना है, 2 मीटर है तो 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 बाहर 2 आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इनका स्क्वायर रूट लोगे, 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻6 √10, तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 √10। अब स्क्वायर रूट ऑफ 10 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज 3.16, करीबन 3.16 होता है। लेट मी जस्ट कंफर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो होगा वो रूट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता है, 3.16 होता है, यस। तो देखो आप 3.16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो 12.64 होता है, 12.64 इंटू 10⁻6, ये आपका रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का जो यूनिट होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना, मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। तो 12.6 इंटू 10⁻6 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, समझ गए, राइट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ अ हाउस, मतलब यहाँ पे आपका रूफ है, इसके पैरेलल विंड ऐसे जा रहा है और यहाँ पे इसका स्पीड क्या है बताओ, लेट्स से स्पीड यहाँ पे v1 ले लेते हैं, और ये स्पीड क्या है आपका, अ विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड blows parallel to the roof of a house, the area of the roof is 250 मीटर स्क्वायर। इस रूफ का जो एरिया है वो 250 मीटर स्क्वायर है, ओके। अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का जो प्रेशर है जिसको हम P2 ले सकते हैं वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। और क्या है, अज्यूमिंग दैट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be,
एयर की डेंसिटी यहाँ पे दे के रखी हुई है आपको। अब पूछा क्या गया है कि भाई विंड जो है वो कितना फोर्स इस पर एग्जर्ट करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मतलब आपको रिजल्टेंट टोटल फोर्स निकालना है इस विंड पे। तो बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, हमने देखा था इसका एप्लीकेशन ऑफ, क्या हो गया, जब हम बर्नौलीज एप्लीकेशन हम थियरी में पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि रूफ जो है ऊपर उड़ जाता है। तो हमें ये तो क्लियर है कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो तो ऊपर की ओर ही लगेगा, अपवर्ड ही लगेगा। तो एक तो भाई आपका ये वाला ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया, और डी वाला ऑप्शन किधर गया, डाउनवर्ड्स लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी यहीं पे खत्म हो गया। तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा, क्योंकि रूफ पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगता है वो ऊपर की ओर ही लगता है, इसके वजह से रूफ उड़ जाता है। और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं उसके एप्लीकेशन में। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा ऊपर की ओर, ये चेक करते हैं। सी लेट्स से कि आप ऊपर वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर P1 है, और ये P1 प्रेशर जो है इसकी वजह से नीचे आपको इसको दबाया जाएगा, मतलब ये P1 प्रेशर नीचे लगेगा ऐसे, और P2 प्रेशर जो है ऊपर लगेगा। तो हमें ये भी क्लियर है कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1, ये भी पक्का पता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो टोटल प्रेशर है वो तो ऊपर लग रहा है ना। तो हमें पता है कि P2 विल बी ग्रेटर देन P1। हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो है ना बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लेते हैं। अब हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है, बताओ। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब आप ये अज्यूम करके चलो कि हम जो है इतने नजदीक है रूफ के, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इतना नजदीक है कि H1 और H2 जो है वो दोनों इक्वल है। H1 और H2 जो दोनों इक्वल है, मतलब यहां से अगर मैं हाइट मेजर करूं तो ये हाइट आपका H1 हो जाएगा और ये हाइट आपका H2, मतलब जस्ट ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, तो ये हाइट आपका H2 हो जाएगा। H1 और H2 क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाता है, समझ गए। दूसरी बात ये, अंदर जो है वो विंड फ्लो नहीं कर रहा है, अंदर तो हवा रुका हुआ है, इसका मतलब आपका जो V2 होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो आपको V2 की वेलोसिटी यहाँ पे 0 लिखना है, तो ये भी चला गया। बचा क्या बताओ, P1 प्लस हाफ रो, और ये रो क्या है, एयर की डेंसिटी है V1 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 क्या है बताओ, P2 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, या P2 ही रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, P2। अब हमें पता है कि P2 इज ग्रेटर देन P1। P1 को अगर आप उस साइड लेके चले जाओगे तो क्या होगा बताओ, इट विल बी P2 माइनस P1 दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर। अब इतना प्रेशर का डिफरेंस है, ठीक है, ऊपर और नीचे में, और यही प्रेशर डिफरेंस जो है वो फोर्स क्रिएट करेगा ऊपर की ओर। तो मैं P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख देता हूं, डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये रिजल्टेंट प्रेशर लग रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। देखो आपके पास जो फोर्स आएगा वो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से आएगा। अगर मान लो दोनों तरफ ऊपर नीचे फोर्स सेम है, ऊपर से भी सेम फोर्स है, नीचे से भी फोर्स सेम है, तो इसका मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स 0 लग रहा है। क्योंकि प्रेशर अलग अलग है, ऊपर का फोर्स जो है वो P1 आपका कम होगा, क्योंकि P1 यहाँ पे कम दिख रहा है ना, और P2 ज्यादा दिख रहा है। तो इसका मतलब ऊपर से फोर्स कम लग रहा है और नीचे से फोर्स ज्यादा लग रहा है, और इसी वजह से आपको एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की ओर मिलेगा। तो आपको फोर्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसका जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपको फोर्स क्रिएट करेगा। मतलब ये कि ऊपर नीचे का प्रेशर अलग अलग है, इसके वजह से आपको फोर्स लग रहा है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P, P2 माइनस P1, ये आपका कितना दे रखा है, हाफ रो V स्क्वायर। तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर। इतना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और यही प्रेशर डिफरेंस आपका क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, उसके लिए पहले बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हमारे पास प्रेशर इतना देके रखा हुआ है, तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर हमारे पास इतना है हाफ रो वी स्क्वायर, V1 स्क्वायर होगा, सॉरी V1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो अब यहाँ पे देखो हाफ एयर की डेंसिटी देके रखी हुई कितनी, 1.2, और V1 का वैल्यू क्या है 40, मतलब 40 का स्क्वायर, और इनटू एरिया आपका क्या दे रखा है रूफ का 250, तो 250 मल्टीप्लाई कर दो।
बस इसको अब सॉल्व करना है। अब ये तो सॉल्व आप कर लोगे मेरे हिसाब से। इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 इंटू 40 कर देते हैं, 1600 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड बाय 250, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो यार, ये आप सॉल्व कर सकते हो। 1.2 0.6 हो जाएगा, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 1600। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ नहीं करोगे, आपको अलाउड नहीं है, मुझे अलाउड है क्योंकि मेरे पास है। अब मैं यहाँ पे टाइम बचाना चाहता हूँ, तो इसके वजह से मैं फटाफट कर ले रहा हूँ। तो 2400 240,000, 240000 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ये न्यूटन में आएगा। हम क्या करते हैं, डेसिमल शिफ्ट करते हैं। अभी मान लो डेसिमल यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 2.4 आ जाएगा। यहाँ से हम शिफ्ट हो गए, यहाँ तक आ गए 2.4। अब क्योंकि 5 पीछे डेसिमल शिफ्ट किया है, बैलेंस करने के लिए आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज योर आंसर, 2.5 × 10⁵, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तो हमको पहले से ही पता चल गया था कि फोर्स तो भाई आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने पहले प्रेशर डिफरेंस निकाला, वो प्रेशर डिफरेंस ही फोर्स क्रिएट करता है। तो दैट प्रेशर डिफरेंस जो हमारे पास आ गया, तो फॉर्मूला लगा दिया प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया, आपको फोर्स मिल गया। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। The cylindrical tube of a spray pump has radius r, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed of the ejection of the liquid through the holes is. अब ये कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है आपका, और इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में ये पूरा खुला है, इसके थ्रू आपका वाटर एंट्री मार रहा है और यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, और इस होल्स के थ्रू आपका वाटर बाहर निकल रहा है ऐसे। अब इसका जो रेडियस देके रखा हुआ है, ये रेडियस r आपका दिया हुआ है, राइट। द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ अ स्प्रे पंप हैज रेडियस r, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइन। इसका रेडियस r है और दूसरे एंड पे छोटे छोटे फाइन मतलब बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, बोर्स। इस होल का रेडियस मान लेते हैं हम लोग का स्मॉल r है, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ होल्स है, n नंबर ऑफ होल्स है, वही दिखा है ना, n फाइन होल्स, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस r, और सबका रेडियस क्या है, r है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, अगर यहां पे इसका स्पीड v देके रखा हुआ है, द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल इज, अगर सपोज करो यहां से होल से आपका बाहर निकल रहा है, तो किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, ये स्पीड आपको पता करना है। तो हम यहाँ पे v1 मान लेते हैं स्पीड, जो कि v है, और हमें v2 पता करना है। समझे क्या होगा फॉर्मूला? देखो, अगर सपोज करो आपके पास इस तरह से वेलोसिटी का केस आया है, और अगर आपको पास क्रॉस सेक्शन या रेडियस दिया हुआ है, तो सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगता है। क्योंकि देखो, एक जगह एरिया बड़ा है, एक जगह एरिया छोटा है, और एक जगह वेलोसिटी दिया हुआ है और एक जगह वेलोसिटी निकालना है। एरिया और वेलोसिटी का एक ही रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आपको याद होगा, थियरी इसलिए बहुत अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, तो वो होता है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी और यहाँ का एरिया इंटू वेलोसिटी सेम होगा। अब यहाँ का एरिया क्या होगा, देखो इसका रेडियस r है, सर्कल है, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, πr², और यहाँ की वेलोसिटी क्या है, v है। अब यहाँ का एरिया क्या होगा बताओ, यहाँ पे टोटल कितने होल्स होंगे, n है, तो पहले एक का एरिया निकाल लेते हैं। एक का एरिया क्या होगा बताओ, πr², स्मॉल r है ना यहाँ पे, और टोटल कितने ऐसे हैं यहाँ पे, n है। तो टोटल जो एरिया जिससे फ्लूइड बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स πr²। एक का πr² मल्टीप्लाइड बाय n होल्स है यहाँ पे, तो n πr², और वेलोसिटी v2 हमको चाहिए। हो गया, पाई और पाई यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से आप देखोगे तो v2 का वैल्यू हो जाएगा आपका r² v अपॉन nr², ठीक है। r² v अपॉन nr², r² v अपॉन nr², आई थिंक ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, तो बस ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस, एक सेकेंड,
अ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कई बार दिखा जाता है कि फॉर दिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो वर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा है तो 4 में से एक ही सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। अगर इनकरेक्ट पूछा होता तो 4 में से 3 सही होते, वहां हम फंस जाते हैं, हमको सही लगता है हम टिक कर देते हैं, पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट वहां पे पता करना होता है। खैर यहाँ पे करेक्ट पूछना है, मतलब 3 गलत होगा 1 सही होगा। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बोल रहा है वो, और उसमें से आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, तो ठीक है। अच्छा, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, सॉरी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, इसका मतलब क्या कि भाई कहीं पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, कहीं पे छोटा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, राइट, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो बर्नौलीज प्रिंसिपल और दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इन दोनों को जब मिला दोगे तो मैंने बताया था आपको कि रिलेशन क्या बनता है। देखो, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि एरिया ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि आपका वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर आपका एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, या फिर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को आप कंबाइन करके रखो। कॉम्बिनेशन में, दोनों लॉ के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। एरिया प्रेशर एक जैसा होगा और वेलोसिटी जो होगा उससे दोनों के ऑपोजिट होगा। ये बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मिला जुला आपके पास ये पार्ट आएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेलोसिटी इज मिनिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट। अब देखो ये नैरोएस्ट पार्ट है, मतलब नैरोएस्ट पार्ट पे आपका एरिया जो होगा वो मिनिमम होगा, समझे? तो नैरोएस्ट पार्ट पे पहले चलते हैं। एरिया मिनिमम है मतलब एरिया कम है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए और प्रेशर जो है मिनिमम होना चाहिए। तो क्या लिखा है? वेलोसिटी मिनिमम है, यही गलत हो गया। अगर एरिया कम है, मिनिमम है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ऑप्शन इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यही खत्म हो गई बात। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट। ठीक है, नैरोएस्ट पार्ट मतलब एरिया क्या है? मिनिमम है, तो वेलोसिटी होना चाहिए मैक्सिमम और प्रेशर भी होना चाहिए मिनिमम। प्रेशर तो नीचे जा रहा है ना, प्रेशर मिनिमम होना चाहिए। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट, ये ठीक है, एक पार्ट तो सही है। एंड प्रेशर इज मिनिमम एट द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। अब वाइडेस्ट पार्ट का मतलब होता है कि एरिया मैक्सिमम। अगर एरिया मैक्सिमम है तो वहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगा और प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो वो बोल रहा है प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, तो प्रेशर मैक्सिमम है जहां पे एरिया मैक्सिमम है। और स्टार्टिंग में उसने क्या बोला कि वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी की बात की ना, वेलोसिटी मैक्सिमम है जहां पे एरिया मिनिमम है, तो एरिया मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम, सही बैठ रहा है। और दूसरी बात क्या बोल रहा है? एरिया मैक्सिमम वाइडेस्ट पार्ट में, प्रेशर भी मैक्सिमम है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है और यही आपका आंसर आएगा। सी देख लेते हैं क्यों गलत है। सी और डी गलत होना चाहिए ना, तो देख लो गलत क्यों है। आपको थियोरेटिकली पूरा नॉलेज होना चाहिए। सी क्या बोल रहा है बताओ? वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट। ना भैया, ये तो नहीं होगा। नैरोएस्ट पार्ट मतलब एरिया मिनिमम। एरिया मिनिमम के केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, प्रेशर मिनिमम होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम। गलत हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। और क्या बोल रहा है बताओ? वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। वेलोसिटी और प्रेशर दोनों मैक्सिमम या मिनिमम एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। तो वाइडेस्ट पार्ट पे क्या होता है? वाइडेस्ट पार्ट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया। अगर एरिया मैक्सिमम है तो ऐसे केस में वेलोसिटी मिनिमम होगा, प्रेशर मैक्सिमम होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि दोनों ही आपका मैक्सिमम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेटेबिलिटी मतलब कितना सरफेस आपका गीला हो चुका है, वेट हो चुका है, तो उसको वेटेबिलिटी बोलेंगे। द वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है? कोई एरिया जो है, सपोज करो सरफेस, वो किसी लिक्विड से कितना ज्यादा गीला हो चुका है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन, डेंसिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड और विस्कोसिटी।
अब देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो ये एक सॉलिड है और यहाँ पे भी सॉलिड का सरफेस है, यहाँ पे मैंने देखा कि भाई आपका ये जो लिक्विड है वो इस तरीके से आपका शेप बना रहा है और यहाँ पे लिक्विड कुछ इस तरीके से शेप बना रहा है ना। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है देखो कि सॉलिड ने लिक्विड को क्या कर लिया, एकदम घसीट के अंदर ले दिया है। इससे क्या होता है, सी एक्चुअली में क्या होता है कि आपका लिक्विड सॉलिड को कितना गीला कर पाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लिक्विड और सॉलिड के बीच में कितना फोर्स है, मतलब उनके बीच में जो एडेसिव फोर्स है वो एडेसिव फोर्स कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा एडेसिव फोर्स होगा तो आपका देखो यहाँ पे हमने देखा था थियोरी में कि एडेसिव फोर्स जब ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स आपस में कम होता है तो ऐसे केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट बनता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट बन रहा है, ठीक है। और जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, एडेसिव फोर्स काफी कम होता है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो आपका ऑब्ट्यूज बनता है। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज बने तो समझ लो कि लिक्विड जो है वो सॉलिड के साथ मिलना ही नहीं चाहता, आपस में ही क्या कर रहा है वो ड्रॉप बन के रेडी है और इसके साथ मिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब उसके साथ मिल जाता है सॉलिड के साथ, उसको अच्छे से गीला करता है तो आपका एंगल जो है वो एक्यूट बन जाएगा, एंगल आपका एक्यूट होगा इस केस में। और इस केस में ये जो सरफेस है वो ज्यादा गीला हो पाएगा। तो कितना गीला हो रहा है और नहीं हो रहा है ये एडहेशन पर डिपेंड कर रहा है और उस पर डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को देख के आप काफी हद तक बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ पे सरफेस जो है वो कितना गीला है। तो कितना गीला सरफेस होगा, वेटेबिलिटी होगा, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट से आइडिया आपको मिल जाता है, इसलिए वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। अब मान लो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो काफी कम है, जितना कम एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा समझ जाना कि भाई उतना ही अच्छा गीला हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो एक लिक्विड को आपने ऐसा देखा, एकदम सो गया उसके ऊपर, घुस जा रहा है उसके अंदर, मतलब ये काफी गीला कर चुका है, तो आप देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम होगा। गीला नहीं कर पा रहा है तो उस पर वैसे ही पड़ा रहेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो बढ़ गया। बिल्कुल ही गीला नहीं कर पा रहा है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और बढ़ जाएगा, ऑब्ट्यूज में चला जाएगा। तो जितना एक्यूट होगा उतना ज्यादा गीला हो रहा है सरफेस, जितना ऑब्ट्यूज होगा उतना कम गीला हो रहा है सरफेस। एंगल ऑफ कांटेक्ट से आइडिया आ जाता है। तो वेटेबिलिटी जो है प्राइमरीली किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। प्योर ग्लास लिखा हुआ है, आई थिंक क्लीन ग्लास होता है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं चलेगा। प्योर वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था, थियरी में एक्सप्लेन किया था, कितना होता है, 0 होता है। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, समझे, तो आपको इस पे थियरी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ मास 5000 kg। हाइड्रोलिक लिफ्ट याद है ना, यहाँ पे ये अगर पास्कल्स लॉ का यूज करके हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाया हुआ था, जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म था जो कि एज अ पिस्टन वर्क कर रहा था और ये दूसरा प्लेटफॉर्म था। इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा था A2 और इसका एरिया काफ़ी कम था A1। यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स F2 जनरेट कर लेते हैं, जिसके वजह से किसी भी चीज़ को उठाना बड़ा आसान होता है, राइट। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमने ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट जहाँ पे जनरेट किया है या फिर बनाया है वो 5000 किलो ऑब्जेक्ट को उठा सकता है, मतलब 5000 किलो को ऊपर लिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो देके रखा हुआ है इसका मास जो उठा सकता है वो 5000 किलो होगा। अब 5000 किलो को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, उतना फोर्स चाहिए जितना उसका वेट होगा। तो मतलब मुझे जो फोर्स यहाँ पे F2 जनरेट करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका mg, दैट इज इक्वल टू वो इस जो भी ऑब्जेक्ट होगा 5000 kg का ऑब्जेक्ट, इसके वेट के बराबर होगा। इसका जो भी वेट होगा उतना ही मुझे फोर्स चाहिए उसको ऊपर उठाने के लिए। तो अब 5000 kg का वेट क्या होगा बताओ, 5000 इंटू जी का वैल्यू उन्होंने क्या बोला लेने के लिए, 10 बोला है, तो जी का वैल्यू 10 ले लो इंटू 10, दैट इज इक्वल टू देखो 5 इंटू 1 2 3 4 10⁴ कर दो। इतना आपको फोर्स चाहिए ताकि इस 5000 kg को आप लिफ्ट कर सको। चलो F2 का वैल्यू मिल गया हमें, आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर कैरिंग द लोड, जो लोड को उठा के रखा है इसका एरिया A2 कैरिंग द लोड इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये आपका 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट अभी नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि कन्वर्ट करोगे भी तो भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या पूछा है, द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बेयर इज, स्मॉलर पिस्टन जो आपको दिख रहा है इस पे कितना प्रेशर आपको एग्जर्ट करना है या कितना प्रेशर इसको उठाना पड़ेगा, ये आपको पता करना है। यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ पे जो फोर्स की वजह से प्रेशर आ रहा है उसको हम P2 ले लेते हैं, हम समझे। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग और हमको P1 ढूंढना है, लेकिन पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपको याद होगा तो P1 और P2 दोनों सेम होते हैं, तो अगर आपको P2 मिल गया तो आपको P1 भी मिल जाएगा। और P2 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, P2 विल बी इक्वल टू फोर्स F2 अपॉन एरिया A2, बस हो गया। आपको क्या निकालना है, अब दिक्कत ये है कि एरिया आपको A2 हाँ दे के रखा है एरिया, इसको मुझे लगता है कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्टली A2 प्लस आप यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ आपको कन्वर्ट करने का SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² होता है, पर क्योंकि ये स्क्वायर है तो 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब F2 का वैल्यू कितना है, कितना मिला हमको 5 × 10⁻4, तो 5 × 10⁻4 हो गया। एरिया कितना है इस पिस्टन का 250 × 10⁻4, तो 250 × 10⁻4 हो जाएगा, यही होगा राइट। चलिए बताओ कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 5 जा, इसका मतलब 10⁻4 डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 5 जा, मतलब ये 50 हो जाएगा। 50 का एक जीरो इसको दे दो तो 10⁻³ कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 1/5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर जाके 7 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसका एक जीरो यहाँ पे दे दो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻6, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻6 पास्कल, 2 × 10⁻6 पास्कल, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज अ लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग स्टेडीली इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया एट A इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया A1 मान लेते हैं और उस A1 का वैल्यू देके रखा हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे एंड B इज 25 mm स्क्वायर, और B पर एरिया काफ़ी छोटा दिया हुआ है 25 mm स्क्वायर, तो यहाँ का जो एरिया है उसको हम A2 मान लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 25 mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 मिलीमीटर जो होता है इसमें और क्या देके रखा हुआ है हम लोग को केजी मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ही दिया हुआ है ना, तो एक काम करो दोनों का SI यूनिट में कन्वर्ट करो। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर के लिए 25 इंटू 1 mm 10⁻³ मीटर होता है, तो स्क्वायर करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर आ गया। A1 A2 दोनों का एरिया हमको पता चल गया। इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड एट B इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन PA माइनस PB क्या होगा, दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा ये हमको पता करना है, PA माइनस PB। और बोला क्या गया है कि इफ द स्पीड ऑफ लिक्विड एट B इज 60, B का स्पीड देके रखा है, B का स्पीड मतलब V2 मान लेते हैं यहाँ पे, उसका स्पीड देके रखा हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। V2 हम लोग को दे के रखा हुआ है, प्रेशर डिफरेंस हम लोग को पता करना है। अब यहाँ पे देखो आपको अगर प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर वेलोसिटी जो है वेलोसिटी दे के रखा हुआ है, प्रेशर वेलोसिटी एरिया, दो इक्वेशन आपको लगेंगे, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौलीज प्रिंसिपल। सिर्फ बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करोगे इन दोनों जगह पे तो क्या होगा बताओ, PA प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे V1 हम लोग लिख रखा है ना, इसको एक काम करते हैं P1 ले लेते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अगर हम लगा देंगे, मान लेते दोनों पॉइंट का जो हाइट है वो सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर का डिफरेंस निकालना है हमें, तो डिफरेंस निकालने के लिए मतलब P1 और P2 का डिफरेंस अगर निकालना है तो हमें यहाँ की भी वेलोसिटी चाहिए और B के यहाँ की भी वेलोसिटी चाहिए, पर हमें सिर्फ वेलोसिटी कहाँ का दे रखा है, V2 मतलब B का दे रखा है। वेलोसिटी हमें A का भी चाहिए, A पर क्या वेलोसिटी है,
तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v1 होगी, हमें v1 भी चाहिए। तो अब वेलोसिटी दोनों का निकालोगे तो ही आप बर्नौलीज इक्वेशन से प्रेशर डिफरेंस ढूंढ पाओगे। तो दोनों का अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो मैं देखो दोनों का एरिया दिया हुआ है और एक का वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एरिया वेलोसिटी का एक ही रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताओ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहलाएगा, क्या देता है, एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। अब a1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁴ वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे v1 हमें पता नहीं, v1 हमको पता करना है, दैट इज इक्वल टू a2 कितना दिया हुआ है 25 इंटू 10⁻⁶ और v2 कितना दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10⁻²। अब बताओ यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें भाई। सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, सी v1 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, v1 का वैल्यू आ जाएगा 25 इंटू 60। 25 इंटू 6 कितना होता है 25 3 से 75, 25 इंटू 6 आई गेस 150 होता है। तो 25 इंटू 6 150 हो जाएगा और 0 0 10⁻⁸ आ जाएगा। यहाँ वाला सॉल्व हो गया और डिवाइडेड बाय यहाँ से जब जाएगा तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। इसका एक जीरो और ले लो तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो, ये बस कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 1.5 का ये वाला डेसिमल जो है ना आगे शिफ्ट करके एक इसका पावर 10⁻⁵ हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻² वहाँ पे चला जाएगा तो डायरेक्टली 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड जो कि मेरा आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। ये जीरो यहाँ डाला 10⁻⁵ 3 गया और उसके बाद 2 और ले लो, हाँ ये आ रहा है मेरा। तो ये आपकी v1 की वेलोसिटी होगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी आ रहा है यार। चलो ठीक है, डिफरेंस भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ये v1 की वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी v1 जो है वो कम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। वेलोसिटी v2 आपका कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, कुछ तो घपला किया हम लोगों ने। एरिया a1 कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया a2 जो है वो काफ़ी कम दिया हुआ है। तो हमने ये सही लिया कि नहीं लिया, a1 v1, a2 का वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, v2 का वैल्यू 60 इंटू 10⁻², यस 60 इंटू 10⁻²। तो a1 का वैल्यू जो है a1 का वैल्यू से कम आना चाहिए। a1 का वैल्यू यहाँ पे v1 का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴ v1 क्या हो जाएगा 25 इंटू 60 आपका हो गया नहीं गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया, पावर में गड़बड़ किया है, चलो देख लेते हैं। 10⁻⁵ और 10⁻⁸ 10⁻³ बचेगा, मैंने 10⁻³ ले लिया सॉरी, तो 10⁻³ यहाँ पे बचेगा और उसमें से अगर सपोज करो मैं 2 0 डालता तो 10⁻⁻1 बचेगा, सॉरी कैलकुलेशन एरर था, 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। वही तो बोलो यार, वेलोसिटी कम आना चाहिए काफ़ी। देखो जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ वेलोसिटी कम होता है, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। तो 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, हो गया। अब आपको क्या करना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करना है, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये यहाँ का हो गया, और दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये यहाँ का हो गया। दोनों का हाइट सेम है, h इज सेम दोनों के लिए, तो दोनों का हाइट अगर सेम है तो दोनों जगह हमने एच ले लिया, तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। P1 मतलब A का प्रेशर, तो हम P1 को PA लिख देते हैं, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 मतलब यहाँ का प्रेशर, तो इसको PB लिख देते हैं, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए बताओ, इन्होंने क्या ढूंढने बोला है, PA माइनस PB, तो PA माइनस PB तो क्या आ जाएगा बताओ, PA माइनस PB विल बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर, राइट, क्लियर है। तो दैट इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन बचा हुआ है और कुछ नहीं, इसका डेंसिटी दिया हुआ होगा, डेंसिटी तो चाहिए यार हमको, अ लिक्विड ऑफ गिवन डेंसिटी फ्लोइंग थ्रू, हाँ डेंसिटी दिया है ना, वही तो बोलो यार, 1000 दिया हुआ है, डेंसिटी के बिना काम नहीं चलेगा, 1000 है इसका मतलब,
और V2 का वैल्यू क्या है हमारा, V2 का वैल्यू 60 इंटू 10⁻² दिया हुआ है। एक काम करो, इसको 0.6 कर लेते, 0.6 हुआ ना, 0.6 इंटू 0.6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और V1 10⁻1 है, इसका मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये यूज करते हैं। 0.6 0.1, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 1000 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐसे रहने देते हैं, 10⁻³ कर देते हैं, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 का स्क्वायर क्या होता है 0.36 माइनस 0.01, ये तो बड़ा अलग सा नंबर आ रहा है। 0.36 माइनस 0.01 तो 0.35 हो जाएगा। 0.35 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, 10⁻3 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3500 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 350 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 350 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, और 350 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा बताओ। 350 का आधा कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 175। तो ये 175 पास्कल आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे दे के नहीं रखा हुआ है, ऑप्शंस आपको दिया हुआ नहीं है, पर दैट वुड बी द आंसर, कि दिया हुआ है, सॉरी दिया हुआ है 175 पास्कल, दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक चीज यहाँ पे मैं बड़े आराम से डिटेल में समझा रहा हूँ, और ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एकदम सही से रखो कि जब भी आपका वेलोसिटी एरिया की बात आई और फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो आपके पास दो मेन इक्वेशन होते हैं। कौन से? एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1v1 इज इक्वल टू a2v2, और दूसरा आपका ये पार्ट। देखो आपको ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में एमएचटी सीटी के नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि 2022 तक के ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो रेड्यूस सिलेबस के हैं। अभी 2023 में पहली बार पूरे सिलेबस के साथ आपका पेपर हुआ है, तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है इसके आपको क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पे ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट था, क्योंकि अब जो आएगा सिलेबस आपका वो तो भाई पूरा सिलेबस आएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, तो मुझे ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस मैंने ढूंढी है, जो बचे हुए सिलेबस था ना उसका क्वेश्चंस ढूंढ के यहाँ पे रखा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ वहाँ से, कुछ नीट जेडबल से उठा के यहाँ पे डाला है, और आपका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, इसके वजह से इन क्वेश्चंस को लाया है। प्लीज़ आप एक एक करके चीज़ों को समझो, एक बार आप समझ जाओगे, समझने में टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, फिर वही बाकी क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी 1.25 into 10⁻³ kg per meter cube is flowing through the conical section of pipe. The area of cross section of the pipe at its end is 10 cm square and 5 cm square, and pressure drop across its length is 3 Newton per meter. The rate of flow of glycerin through the pipe is. Now see, ये थोड़ा ग्लिसरीन का इस तरीके से आपका पाइप है जिसमें एक का एरिया बड़ा है और एक का एरिया छोटा है, और इसके थ्रू ये फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी v1 है और यहाँ की वेलोसिटी v2 है। अब वो बोल क्या रहा है, देखो ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी ग्लिसरीन का देके रखा हुआ है, इज फ्लोइंग थ्रू द कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट इट्स एंड इज 10 और 5। मतलब यहाँ का जो एरिया a1 है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ का जो एरिया a2 है वो आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छोटा वाला एरिया है। एंड प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ, प्रेशर ड्रॉप का मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस, ड्रॉप अगर रहेगा तो ड्रॉप का मतलब होता है आपका डिफरेंस, अक्रॉस इट्स लेंथ इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मान लो यहाँ का प्रेशर मैं P1 मानता हूँ और यहाँ का प्रेशर मैं P2 मानता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 मीटर स्क्वायर। तो पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि प्रेशर ज़्यादा कहाँ का होगा। तो मैंने आपको बताया था, देखो जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पे वेलोसिटी कम, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, ये रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो एरिया ज़्यादा कहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहीं पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा P1 माइनस P2 का, यही डिफरेंस आपको दे के रखा हुआ है, इधर गया 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन थ्रू द पाइप इज, रेट पूछा गया है, रेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, एरिया इंटू वेलोसिटी या फिर वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एरिया वेलोसिटी का केस दे के रखा हुआ है, तो हम एरिया इंटू वेलोसिटी लिखेंगे। तो हमको अगर दोनों में से कोई भी एक जगह का हमें वेलोसिटी अगर मिल गया तो हमें रेट मिल जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी से,
क्योंकि दोनों का एरिया दिया हुआ है, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पूछा गया है रेट, तो अब हमको चाहिए क्या बताओ। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन जो दिया है वो x इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है, x इंटू 10⁻⁵, और x का वैल्यू आपको पूछा गया, मतलब रेट पूछा है, तो आपको रेट इस फॉर्म में आएगा, उसमें से x का वैल्यू निकाल के आपको रखना है यहाँ पे। चलिए बताइए कैसा होगा। तो यहाँ पे आपको पहली चीज तो ये रेट निकालना है, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम अपॉन टाइम निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, तो हमें वेलोसिटी चाहिए। अब ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। तो हम देखो, फ्लूइड जब फ्लो होता है तो हमारे पास दो ही इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे तो ना तो V1 पता है ना तो V2 पता है, मिलना तो मिलने से रहा। तो हम जाएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब देखो, दोनों जगह रो जी एच ही आएगा, क्योंकि इसका हाइट और इसका हाइट दोनों का सेम है। h सेम एट सेम फॉर सेम एट बोथ पॉइंट्स, दोनों का हाइट सेम होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट जो है वो नीचे से एक ही हाइट पे है। तो हम क्या करेंगे बताओ, रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या बताओ। अब यहाँ पे एक काम करो, P1 माइनस P2 निकालो, P1 माइनस P2 ले लो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपका हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, P1 माइनस P2 हमें पता है कितना है, P1 माइनस P2 3 है, तो 3 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लो, और यहाँ पे देखो आप V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि V2 V1 हमें दोनों ही नहीं पता है और हमें एक चाहिए, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इसको इक्वेशन 1 लिख दो, और दूसरा इक्वेशन आपको कहाँ से मिलेगा बताओ, V1 V2 में रिलेशन कहाँ से मिलेगा, दूसरा एक ही इक्वेशन ही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो कोई भी एक का वैल्यू, चाहे V1 या V2 का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिसका सब्स्टिट्यूट करोगे उसके अलावा जो दूसरा वैल्यू बचेगा वो मिल जाएगा। एक बार आपको वेलोसिटी मिल गया तब तो रेट मिलना ही मिलना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे V1 की वेलोसिटी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू V2, और इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो अब ये वाला वैल्यू, V1 का वैल्यू अगर यहाँ डालोगे आप, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आपका आ जाएगा 3 इज इक्वल टू हाफ रो, 3 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, मतलब इसका पूरा स्क्वायर, A2 अपॉन A1 V1 V2 का स्क्वायर, मतलब A2 अपॉन A1 V2 का स्क्वायर, मतलब V1 के जगह पे हमने ये पूरा पार्ट रख दिया 2 in 1। अब बस वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करो, 3 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, अब देखो A2 अपॉन A1 का वैल्यू डाल दो, A2 का वैल्यू 5 है, A1 का वैल्यू 10 है, तो 5/10 आ जाएगा यहाँ पे, 5/10 V2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस 5/10 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान रखना है गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया है, ये पूरा स्क्वायर है ऐसे, तो V2 का स्क्वायर और 5/10 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। V2 का स्क्वायर और 5/10 मतलब 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4 V2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, और आप देखोगे तो V2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 2 8 डिवाइडेड बाय रो, 8 अपॉन रो का वैल्यू, डेंसिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 1.25 इंटू 10⁻³ है ना, हाँ 1.25 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे V2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, V2 स्क्वायर का वैल्यू ये आपको मिला हुआ है। अब 8 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻³ में ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा
8000 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आप सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 8, ये आपको कर सकते हो ना आप, ये डिवीजन 8 डिवाइडेड बाय 1.25 आपको दे देगा आएगा 6.4 दे देगा, बड़े आसानी से 6.4 दे देगा। तो ये 6.4 मिल गया आपको। अब 6.4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसमें एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ किया मैंने, 1.25 नहीं सॉरी 1.25, इसमें एक और जीरो आ जाएगा, देखो नहीं एक सेकेंड, 8000 ही है ना, नहीं बराबर बराबर है। 10⁻³ को ऊपर लेके चले गए, नहीं मिस्टेक किया हुआ है, 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, गड़बड़ है। देखो एक काम करो यहाँ पे, हाँ 8 × 10⁻³ हो जाएगा, 8 × 10⁻³ हो जाएगा अपॉन 1.25। तो 8 डिवाइडेड बाय अगर 1.25 करता हूं मैं, इसको आप सॉल्व कर लो, 8 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट विल गिव यू 6.4। तो ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻³ अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, स्क्वायर है, आगे कंटिन्यू करता हूं, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय V2 क्या था 6.4 × 10⁻³, तो यहां से V2 का स्क्वायर 6.4 × 10⁻³। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दो 64, और 64 कर रहे हो तो एक 10 का पावर माइनस और बढ़ जाएगा, तो ये आपका V2 स्क्वायर हो गया। अब बताओ V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √64 × 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको V2 मिल गया। तो मैंने बताया था हमारा मेन काम खाली क्या था, वेलोसिटी ही ढूंढना था, बाकी तो रेट मिल ही जाएगा। रेट क्या मिलेगा बताओ, हमको रेट ढूंढना था ना, रेट मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमें V2 पता चल गया, उसको A2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका A2 याद रखो, A2 कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर है ना, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ रेट क्या हो जाएगा, रेट इज नथिंग बट एरिया इंटू वेलोसिटी, A2 × V2। आप V1 भी निकाल सकते थे, तो V1 जब निकलता तो A1 से मल्टीप्लाई करना होता। तो A2 का वैल्यू क्या है 5 × 10⁻⁴, V2 का क्या है 8 × 10⁻², तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 8 5 40 × 10⁻⁶, या 4 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लेते हैं यहाँ पे 4 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो रेट है x × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और x का वैल्यू ढूंढने बोला है। तो अगर मैं इसको लिखूँ x × 10⁻⁵ मीटर पर क्यूब पर सेकेंड, तो x के जगह पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं देखो एक एक स्टेप कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, तो आपको समय लगेगा, समय दो जरूरी है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, हड़बड़ाना नहीं है इसके अंदर कि भाई एकदम जल्दी हो जाना चाहिए, टाइम नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में टाइम लगता है, टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो भाई दो ही इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन जो कि ये है आपका, और दूसरा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि ये है। उस दोनों से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको देखना होता है कि कहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे बच्चों, इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वाटर राइजेस टू अ हाइट h, if cross section area is reduced to a/9, the rise of water in the capillary tube will be। अब देखो कैपिलरी ट्यूब जो है उसमें वाटर लेवल राइज करता है, मतलब कैपिलरी एक्शन होता है, ये हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो हाइट है उसका फॉर्मूला क्या दिया जाता है 2t cos θ अपॉन ρrg। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है और हाइट है ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, h2 अपॉन h1 विल बी इक्वल टू r1 अपॉन r2, ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा, h2 अपॉन h1 विल बी r1 अपॉन r2। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन 1 डाल दो, इन अ कैपिलरी ट्यूब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, वाटर राइजेस टू अ हाइट h। तो मतलब अगर आपका पहला एरिया A1A था तो उसमें जो हाइट जाता है h1 वो चला जाता है आपका h। ठीक है, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज रेड्यूस टू a/9, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 a/9 कर दिया गया
तो आपका हाइट h2 जो है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे रेडियस नहीं बल्कि हाइट और एरिया में कंपैरिजन है, पर तुम्हें पता है कि जो एरिया होता है आपका वो बेसिकली क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे एक काम करो, पहले a1/a2 का वैल्यू निकाल लो। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे देखो हमको r1/r2 दिया है ना, नहीं सॉरी h2/h1 r1/r2 है, पर हमको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है। तो अगर तुम सपोज करो a1/a2 निकालते हो यहाँ से, तो क्या मिलेगा बताओ। एरिया सर्कुलर एरिया होता है, कैपिलरी का जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सर्कुलर होता है। तो एरिया हो जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर और a2 विल इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, और a1/a2 का वैल्यू क्या बताओ। a1 का वैल्यू a दिया हुआ है, a2 का वैल्यू a/9 दिया हुआ है। तो a/9 a इज इक्वल टू r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a और a कैंसिल, ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ, r1/r2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। तो इसका मतलब r1/r2 क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3। बस r1/r2 का वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो, पुट इन 1। एरिया दिया, देखो अगर एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको रेडियस का रेशियो भी मिल गया, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है बस। तो इक्वेशन 1 में r1/r2 का वैल्यू डालोगे तो h2/h1 क्या हो जाएगा, h2/h1 विल बी इक्वल टू 3। h1 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, h2 पूछा हुआ है, तो h2 इज इक्वल टू 3h1 और h2 इज इक्वल टू 3h1 का वैल्यू h है, तो 3h आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, ऑप्शन ए। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस r इज w1 and that of radius 2r is w2. The ratio of w1 to w2 is। अब देखो, अगर एक सोप बबल को फुलाया जाए तो उसका इनिशियल एरिया 0 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर सोप बबल को फुलाया जाए तो स्टार्टिंग में सोप बबल का कोई एरिया नहीं है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनिशियल एरिया। और फाइनल एरिया जब सोप बबल बन जाएगा तो इसका जो फाइनल एरिया है वही आपका एरिया A2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सपोज करो सोप बबल को फुलाया जा रहा है तो उसका जो भी फाइनल एरिया होगा वही उसका चेंज इन एरिया DA भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि पहले केस में उन्होंने क्या देके रखा हुआ है कि अगर मुझे सोप बबल को फुलाना है जिसका रेडियस r है तो मुझे वर्क डन W1 लगेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dW इज इक्वल टू T इंटू DA, ये आप जानते हो राइट। तो dW की जगह पे मैं W1 लिख देता हूँ इज इक्वल टू T, और चेंज इन एरिया मतलब उसका जो भी फाइनल एरिया होगा वही हो जाएगा। अब फाइनल एरिया क्या होगा बताओ, 4 पाई r स्क्वायर, ये बबल का फाइनल एरिया होगा। इनिशियल एरिया 0 है, लेकिन आप जानते हो ना कि जब बबल होता है उसमें 2 एरियाज होते हैं, एक बाहर भी होता है और एक अंदर भी होता है, 2 फ्री सरफेस होता है। तो आपको चेंज इन एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, 2 फ्री सरफेसेस, 2 फ्री सरफेसेस हैं इसीलिए। तो इसका मतलब आपका W1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 4 पाई स्क्वायर यानी कि 8 पाई r स्क्वायर इंटू T, इसको आप 1 रख दो। अब इसका रेडियस r है पहले वाले का, अब क्या दिया हुआ देखो, एंड दैट ऑफ रेडियस 2r, अगर रेडियस 2r है तो रेशियो आपका वर्क डन आपका W2 हो जाएगा। तो अगर मैं W2 की बात करूं तो W2 के केस में क्या आएगा बताओ, T इंटू DA दैट इज इक्वल टू T इंटू DA दैट इज उसका एरिया, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, इस बार तो रेडियस 2r है ना तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, और 2 फ्री सरफेसेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, T इंटू 4 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 से 16 2 32 पाई r स्क्वायर इंटू T, ये आपका W2 आ गया, इक्वेशन 2। चाहिए क्या आपको बताओ, W1/W2 रेशियो चाहिए, W1/W2 का, तो क्या आएगा बताओ, W1 का वैल्यू 8 पाई r स्क्वायर T, 32 पाई r स्क्वायर T, 8 पाई r स्क्वायर T, 32 पाई r स्क्वायर T, बस कैंसल आउट हो जाएगा, 8 4 से 32, 1/4 आंसर आ गया आपका, 1/4 दैट इज ऑप्शन ए। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके CET के। द रेडियाई ऑफ 2 मर्क्यूरी ड्रॉप्स
R1 and R2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, आइसोथर्मल कंडीशन मतलब नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग आइसोथर्मल कंडीशन बोलते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो याद रखना नो चेंज इन सरफेस एनर्जी, नो अच्छा ये तो गैसेस के लिए, ठीक है। पहले यहाँ पे फिलहाल एक काम करो, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहीं पे आपको मैं एक चीज क्लियर करके रख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या लेके रखा है, मर्क्यूरी ड्रॉप्स लेके रखा हुआ है। सो द रेडिया ऑफ टू मर्क्यूरी ड्रॉप्स आर R1 एंड R2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर चेंज हम नहीं कर रहे हैं। सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस R इज फॉर्म्ड फ्रॉम देम, द रिलेशन बिटवीन R1 R2 क्या है। देखो यहाँ पे दो मर्क्यूरी ड्रॉप होगा, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, ये मिलकर आपको एक मर्क्यूरी ड्रॉप बनाएगा जिसका रेडियस R होता है। तो ध्यान देना, अगर आपका आइसोथर्मल कंडीशन है मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, जनरली आइसोथर्मल कंडीशन ही दिया जाएगा। तो ऐसे केस में अगर आपको आइसोथर्मल कंडीशन देके रखा है, ठीक है, और अगर आपके पास ड्रॉप का केस है तो ड्रॉप के केस में क्या होगा, टोटल वॉल्यूम सेम होगा। ये चीजें मैं लिखा के दे रहा हूं, ये आपको अप्लाई करना है। टोटल वॉल्यूम इज सेम, टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपको बबल देके रखा हुआ है तो देखो बबल के केस में टोटल वॉल्यूम बदल सकता है, क्योंकि बबल के अंदर गैस भरा होता है। गैस कॉम्प्रेसिबल होता है, गैस एक्सपैंड या कॉम्प्रेस किया जा सकता है। तो बबल के केस में वॉल्यूम फिक्स होगा ऐसा नहीं है। तो बबल के केस में क्या होगा बताओ, टोटल सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तो आप क्या करोगे बताओ, अगर आइसोथर्मल कंडीशन देके रखा हुआ है और अगर मान लो ड्रॉप का केस है आपके पास, तो हो सकता है कि एक ड्रॉप टूट के बहुत सारे ड्रॉप बन जाए, या फिर बहुत सारे ड्रॉप को मिलाकर एक ड्रॉप बन रहा है। अगर ड्रॉप का केस दिया हुआ है तो टोटल वॉल्यूम फिक्स होगा, पहले जितना वॉल्यूम था बाद में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। लेकिन बबल के केस में ऐसा नहीं होगा, बबल में एयर भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, तो उस केस में लेकिन क्या होगा, सरफेस एनर्जी सेम रहेगा। पहले वाले और बाद वाले केस में आप सरफेस एनर्जी इक्वल कर सकते हो। तो बबल का कोई एग्जांपल आएगा तो हम देख लेंगे, फिलहाल हम ड्रॉप की बात कर रहे हैं। तो पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम सेम है, तो V इनिशियल विल बी इक्वल टू V फाइनल। तो फिलहाल मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, दो ड्रॉप है, 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी दोनों का रेडियस अलग अलग है, सॉरी, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फटाफट हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो भी लॉजिक है वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आप कोई और क्वेश्चन भी आए तो उसमें आपका दिमाग लग पाए। ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, फाइनल तो आपका ये केस है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। इसका रेडियस r है ना, तो देखो 4/3 पाई सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब है, क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, यही रिलेशन आएगा आपका। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे water rises to height of 20 mm in a capillary tube of cross section area A. If the area of cross section of the tube is made A/4, then water will rise to a height. वो सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था अभी, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में हाइट क्या दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आपका वैल्यू A होता है तो, ठीक है। और इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A/4, अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/4 कर दिया तो आपका हाइट कितना राइज होगा यही पता करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हमने किया था। तो H1/H2 विल बी इक्वल टू, या फिर आप ऐसे लिख दो, हमको H2 चाहिए ना, तो H2 ऊपर लिखना है, तो H2 कर दो। H2/H1 विल बी इक्वल टू R1/R2, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, H2/H1 विल बी इक्वल टू R2/R1, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। और R1/R2 का रेशियो क्या कैसे निकालोगे, एरिया से,
A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। एरिया पाई R स्क्वायर होता है, सर्कुलर एरिया होता है कैपिलरी का। अब A1 का वैल्यू A दिया हुआ है और A2 का वैल्यू A/4 दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें A/9 दिया हुआ था। पाई पाई कैंसल, यहाँ पे R1 अपॉन R2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर आपका 4 मिल जाएगा आपको, ये 4 ऊपर जाएगा तो इसका मतलब आपका R1 अपॉन R2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख दो। R1 अपॉन R2 4 है और R1 अपॉन R2 क्या है, H2 अपॉन H1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका H2 अपॉन H1 4 आ गया, H2 अपॉन H1 आ गया 4, तो H2 विल बी इक्वल टू 4H1, तो H2 विल बी इक्वल टू 4, H1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 20 mm, तो ये कितना हो जाएगा 80 mm। 80 mm का वैल्यू, यार 80 mm आ रहा है यहाँ पे, सॉरी इसमें गड़बड़ किया है, गड़बड़ सॉरी। R1 अपॉन R2 का स्क्वायर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका केस उल्टा हो जाएगा। सॉरी ये 2 आ जाएगा R2 अपॉन R1, इसको उठा के यहाँ पे डाल दोगे तो H2 अपॉन H1 आपका 2 आ गया, तो 2H1 हो जाएगा, 2 इंटू H1 का वैल्यू 20 mm, तो 20 mm डालोगे तो ये 40 mm आ जाएगा आपका, तो ये 40 mm। अब देखो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1 देखो 10 mm 1 सेंटीमीटर होता है, तो 40 mm 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो के लिए लेते हैं। आप इसको अच्छे से देखो, समझो, प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर मैं वापस से अगले क्वेश्चन जो बाकी के आगे क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 वीडियो का सीरीज आएगा और आपका पहला टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि एक वीडियो काफ़ी लंबा करूँ, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट हो जाता है कि थोड़ा सा वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वीडियोस आगे लाते जाएंगे और उसके बाद कवर करेंगे टॉपिक को जितना पॉसिबल हो पाया। स्टार्टिंग का पहला वीडियो है तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं करवाना चाहता, आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना और आप इसका शीट पूरे क्वेश्चंस का मैं आपको दे दूंगा और ये जो सोल्यूशन है एज अ PDF फॉर्म में वो भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल जो फोल्डर बना हुआ है उसमें आप चेक करते जाना, सारी चीजें आती जाएंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, उसके बाद अगले वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई इस पर बड़ा ध्यान देना, ये बड़ा घपलेबाज क्वेश्चन होता है। नॉट आ गया तो नॉट ट्रू अबाउट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में सब कौन सा ट्रू नहीं है, नहीं है मतलब एक ही आंसर आपका आएगा जो इसमें गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे। सही वाला चूज नहीं करना है, गलत वाला चूज करना है, नॉट ट्रू बताया गया है। तो देखो पहला क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट फॉर अ सॉलिड लिक्विड सरफेस। देखो अगर आपने सॉलिड फिक्स कर दिया, लिक्विड फिक्स कर दिया और आपने टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी फिक्स हो जाएगा, तो स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा। इफ एन इम्प्योरिटी इज एडेड इन द लिक्विड देन इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस। यस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट सही है पर हमारा आंसर नहीं है, टिक मत कर देना। अगला क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। ये भी सही है, ये पॉइंट्स लिखा के दिए हैं मैंने। ठीक है, अब देखो अगर 3 सही हो गया तो ये गलत ही होगा और यही हमारा आंसर होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने बताया था जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होता है, इसने डज नॉट लिखा हुआ है कि नहीं डिक्रीज होता है। आपका ऑप्शन गलत है ये वाला। तो गलत ऑप्शन मतलब गलत स्टेटमेंट है, पर हमको गलत स्टेटमेंट ढूंढने के लिए बोला गया है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।